गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज से हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम किससे बना हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स करते क्या है? इनका मेन फंक्शन क्या है? ये इम्यून सिस्टम को अलग अलग पाथवे से एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं। क्या है? इम्यून सिस्टम को अलग अलग पाथवे से एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या है किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स की। देखो अब फटाफट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो है ना वो क्या है? वो एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। यहां लिख रही हूं मैं प्रॉपर्टीज इसकी। ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या मतलब है? ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं प्रोटीन से। ठीक है, फिर हम इनको बोलते हैं सीरम प्रोटीन्स, क्योंकि ये सीरम में मिलते हैं। ठीक है, और सीरम में किस फॉर्म में मिलते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जाइमोजन। इनएक्टिव फॉर्म में मिल रही हैं जिसको हम कहते हैं जाइमोजन्स। और एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं? जब इनका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के बाद ये जो प्रोटीन्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, सीरम प्रोटीन्स हैं, जिनको जाइमोजन भी बोलते हैं। इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, पहले वो बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कौन करता है? सिंथेसाइज्ड बाय लीवर सेल्स। लीवर की कौन सी सेल्स होती है? लीवर में हिपैटोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। मैक्रोफेज भी करती है इसको सिक्रीट। और एंडोथेलियल सेल्स जो कहाँ होती हैं? गट लाइनिंग की जो एंडोथेलियल सेल्स है वो भी इसको सिक्रीट करती हैं। कौन कौन सिक्रीट करता है इसको? हिपैटोसाइट्स, मैक्रोफेज और एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, जब मैंने बताया था कि ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं और प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? देखो, पहली बात तो ये 11 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। 11 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। ठीक है, C1 से लेके C9 तक। अब ये कहोगे आपकी C9 तो मतलब 9 ही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए। होता क्या है? जो C1 है ना उसमें ऐसे यूनिट होती है, C1Q, C1R, C1S। तो हो गए ना 9 10 11 हो गए 11, है ना? अब सुनो जी, जब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होती है ना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स की, तो वो 2 यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, C1A और C2A। ऐसे देखो, सबकी 2 यूनिट है, एक A यूनिट है एक B यूनिट है। जो B यूनिट है वो लार्जर है। ठीक है, और जो लार्जर यूनिट है ना वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो स्मॉलर यूनिट है वो तो डिफ्यूज हो जाती है, ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। एक्सेप्शन है, यहां भी एक्सेप्शन है C2। जो C2 है ना उसमें C2A जो यूनिट है वो लार्जर है और C2B जो यूनिट है वो स्मॉलर है। ठीक है, क्या है? C2A यूनिट जो है वो लार्जर है और C2B यूनिट स्मॉलर है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पहले देना पड़ेगा। अगर ये इंट्रोडक्शन आपने नहीं दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स में 3 पाथवे आते हैं।
तीन पाथवे के थ्रू ये क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। देखो कौन कौन से हैं तीन पाथवे। एक है क्लासिकल पाथवे, सबसे पहले क्लासिकल पाथवे ही बता रही हूँ, ठीक है। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, एंटीजन है और एंटीबॉडी है, वो दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर इसमें एंटीबॉडी की हेल्प लग रही है तो क्या ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनेट इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट वाली में आएगी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। फिर क्या होता है, जो ये पार्ट होता है उसमें यहाँ पे एफसी रीजन होता है। क्या होता है, एफसी रीजन। तो जो एफसी रीजन है उससे आके C1 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन अटैच हो जाएगा। C1 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। अब जो C1 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है उसमें कैसे अटैच होता है वो, पहले C1Q आएगा, है ना, फिर C1R आएगा, फिर C1S आएगा। जो Q है ना वो तो सिंगल यूनिट होती है, और जो R है और S है वो दो दो मिलते हैं, ठीक है। तो हम C1 कॉम्प्लेक्स को कैसे लिख सकते हैं, CQR2S2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। C1 प्रोटीन आ गया, C1 प्रोटीन के बाद आएगा C2 प्रोटीन। अब C2 प्रोटीन जो है उसकी कौन सी वाली जो यूनिट है वो एक्टिव थी, C2A एक्टिव थी, ठीक है। तो यहां मैं बना के दिखा रही हूँ क्या हुआ है, C1 आया है, C1 के बाद क्या आया, C2A आया है, ठीक है ना। C2A कौन सी यूनिट थी, लार्जर यूनिट थी, और लार्जर यूनिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। C2A के बाद आएगा C4B, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा उल्टा बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले आएगा C1, C1 के बाद आएगा C4, C4B, फिर आएगा C2A, ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज, C3 कन्वर्टेज, ठीक है। C1, C4B, C2A, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, C1, C4B, C2A, इसके बाद आएगा C3, C3 की कौन सी यूनिट आएगी, C3B आएगी, ठीक है। C3B यूनिट आ गई। अब ये क्या बन गया, ये बन गया C5 कन्वर्टेज, ठीक है। जैसे ही C3B आया, C3 कन्वर्टेज किस में कन्वर्ट हो गया, C5 कन्वर्टेज में। अब ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा मैक की। मैक क्या है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स है। मैक की फॉर्मेशन कैसे करेगा, C5 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज इंट्रोड्यूस करा लेगा C5 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन को, C6 को, C7 को, C8, C9। जब सारे प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे तो मैक की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही मैक की फॉर्मेशन हुई, एंटीजन को किल कर दिया जाएगा। हुआ क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, C1 का कॉम्प्लेक्स आके अटैच हुआ है, कैसे, C1Q, C1R, C1S। उसके बाद कौन सा अटैच हुआ है, C4B, C2A और C3B। C5 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद C5, C6, C7, C8, C9 एक एक करके अटैच होते चले जाएंगे। जैसे ही सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एंटीजन को किल कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या है, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है क्लासिकल पाथवे जो है, ठीक है। देखो क्लासिकल पाथवे के बाद आता है अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में जो सबसे नोट करने वाली चीज है वो है ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है। क्या है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट।
अगर ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है तो ये किसका पार्ट है? इन्नेट इम्यूनिटी का। ठीक है। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन था उसमें क्या आया था? C1 आया था, फिर C4 आया था, फिर C2 आया था, फिर C3 आया था, यानी कि 1 4 2 3 ये थी उसकी जो सीक्वेंस थी, है ना। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आएगा C3b यूनिट जो है ना वो फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करेगी और उससे जाके बाइंड कर जाएगी, यानी कि किसको रिकॉग्नाइज करेगी? एंटीजन को, और उससे जाके बाइंड कर जाएगी। ठीक है। एंटीजन पे जैसे ही ये बाइंड करेगी तो आएगा बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बी फैक्टर है। बी फैक्टर में दो होते हैं, बी ए और बी बी, ये इसका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए हमारे को सिर्फ बी बी चाहिए यूनिट, क्योंकि बी बी ही हमारे काम किया ना, मैंने आपको बताया जो लार्जर सब यूनिट है वही काम किया है ना। तो क्या होगा? डी फैक्टर आएगा और बी फैक्टर को ब्रेक करा देगा बी ए और बी बी में, तो अटैचमेंट हो जाएगी C3 की C3b की बी फैक्टर के साथ में। ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, सिर्फ इतना कॉम्प्लेक्स बना है, इसको हम कहेंगे C3 कन्वर्टेज। ठीक है। एंटीजन भी है ना यहाँ पे, इसको हम कहेंगे C3 कन्वर्टेज। क्या कहेंगे इसको हम? C3 कन्वर्टेज। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? एंटीजन अटैच है, C3b अटैच है, BB अटैच है, C3b दोबारा आएगा। ठीक है। और किसकी फॉर्मेशन करा देगा? C5 कन्वर्टेज की। फिर तो आपको पता ही है C5 कन्वर्टेज की एक बार हुई, उसके बाद में क्या हो जाएगा? C6 C7 C8 C9 सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स आके अटैच हो जाएंगे। जैसे ही आके अटैच हुए तो मैक की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैक की फॉर्मेशन हुई तो एंटीजन क्या हो जाएगा? एंटीजन को किल कर दिया जाएगा, है ना। क्या हुआ है? C3 भी आया है, फिर बी फैक्टर आया, उसको डी फैक्टर ने ब्रेक कराया बी ए और बी बी में, बी बी आके अटैच हो गया, फिर C3 भी दोबारा आया, C5 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन हो गई, फिर आया C6 7 8 9 मैक की फॉर्मेशन हो गई। मैक की फॉर्मेशन होते ही एंटीजन क्या हो गया? किल हो गया। ठीक है। ये सेकेंड पाथवे था। ठीक है। थर्ड पाथवे देखना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सुनो, इसका नाम है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। अब मैनोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो मैनोज क्या है? शुगर है एक तरह की, है ना। मैनोज रेजिड्यू है वो मिलते कहाँ है? वो मिलते हैं जनरली बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है उस पे। ठीक है। और ये जो मैनोज है ये मैमल की जो आरबीसी वगैरह है, मैमल की जो सेल्स है उन पे नहीं मिलते। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे है वो किस लिए यूज हो सकता है? सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिटरमाइन करने में। कैसे? जो सेल्फ की सेल है, खुद की सेल, उस पे मैनोज नहीं मिल रहा है, मैनोज रेजिड्यूज पे नहीं मिल रहे, जो बाहर से आई है बैक्टीरिया वगैरह उन पे क्या मिल रहे हैं? मैनोज रेजिड्यू मिल रहे हैं। क्या कह रही हूं मैं? कैन डिटरमाइन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ। ठीक है। अच्छा, जो ये पाथवे है ये भी एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है। क्या है? एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि किसका पार्ट होगा ये? एक तरह से इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है ना, तो यहां लिख रही हूं मैं कि ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। क्या क्या बताया मैंने? जो मैनोज रेजिड्यू है वो कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरिया की आउटर लेयर पे मिलते हैं। ठीक है। और हमारे में मैनोज रेजिड्यू जो हमारी सेल की आउटर लेयर उस पे नहीं मिलते, तो इसीलिए सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिटरमाइन करने में इस पाथवे का यूज हो सकता है। और एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है तो ये किसका भी पार्ट हो सकता है? एक तरह से इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट हो सकता है ना। देखो
देखो क्या हो रहा है कि ये कोई बैक्टीरिया आया, ये इस पे मैनोज रेजिड्यू है, ठीक है। ये जो मैनोज रेजिड्यू है ना, ये रिकॉग्नाइज करेंगे एक चीज को जिसको हम बोलते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन को, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन को। जब ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना तो इसके साथ आके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ में अटैच हुआ तो ये क्या करता है, प्रोटीएज को एक्टिवेट करा देता है। किसको एक्टिवेट करा देता है, एक्टिवेट प्रोटीएज। दो प्रोटीएज को एक्टिवेट कराएगा, ठीक है। एक तो है MASP1 और एक है MASP2, मैनोज एक्टिवेटेड सीरीन प्रोटीएज। क्या है, मैनोज एक्टिवेटेड सीरीन प्रोटीएज, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, ये दोनों किसकी तरह एक्ट कर रही है, C1Q और C1S और R की तरह, C1S और C1R की तरह। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में क्या हो रहा था, पहले कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन 1 आ रहा था, उसके बाद C4B आ रहा था, C2A आ रहा था, C3B आ रहा था। उसी पाथवे की इसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगी MASP1, MASP2। इसके बाद क्या हो रहा है, क्लासिकल पाथवे की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्लासिकल पाथवे में क्या आया था, C4B, C2A, C3B और C5, C6, C7, C8, C9। और किसकी फॉर्मेशन हो गई थी, मैक की। मैक क्या है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। और जब मैक की फॉर्मेशन हो गई तो क्या होगा, एंटीजन को किल कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 पाथवे बताया मैंने, क्लासिकल, अल्टरनेटिव और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। जो क्लासिकल पाथवे है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, इसलिए वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है। और उसमें कैसे हो रहा था, C1, C4B, C2A, C3B, है ना। और फिर C5, 6, 7, 8, 9 मैक की फॉर्मेशन हो रही थी। अल्टरनेट पाथवे में क्या है, C3B, BB, C3B और C5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, मैक की फॉर्मेशन हो रही थी। इसमें क्या है, MASP1, MASP2 और फिर क्या है, C4A, C2B, C3A और क्या है, C3A के बाद क्या है, C5, 6, 7, 8, 9 मैक की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।